दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोगों को मालूम है कि राइट ब्रदर्स से पहले ही भारत में विमान बन चुका था, लेकिन हमारा देश गुलामी होने के कारण उस समय उसको पेटेंट नहीं कर पाया। आइए जानते हैं वेदों में छिपा है प्राचीन भारतीय विज्ञान। आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के मार्फत से। क्या पढ़ा है दीपांशी आपने एविएशन के बारे में? जैसे अभी हमने बहुत ही जैसे सुना जाता है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया। हवाई जहाज का, एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन हमें पता लगता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुणे नगर में भाषण देते हुए 1875 में वेदों में विज्ञान की विद्या का रहस्योद्घाटन कर दिया था और 1876 में उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी थी और उसे पढ़ करके शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में हवाई जहाज का निर्माण कर दिया था। क्या बात है, 1895 में, 95 हाँ जी, जब हमारा देश गुलामी में था। हाँ जी। जैसे पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया हमारे सामने कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही उन्होंने हवाई जहाज बना दिया था। हाँ, वो बात अलग है, उस टाइम पे हम पेटेंट नहीं करवा पाए, या कहें कि पेटेंट करवाते भी तो कैसे करवाते, गुलाम देश था उस टाइम पे। फिर भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे उस टाइम पे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महादेव गोविंद दराड़े जो उस टाइम पे हाईकोर्ट के जज थे, वो तक वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उसे देखा बाकायदा अपनी आंखों से। और लेकिन जैसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी, जैसे बीच में जर्मनी का जिक्र आया कि जर्मनी में वेदों का बहुत प्रचार है, ये बात अभी यहाँ पे चल रही थी। तो आप देखना, जैसे हमारी इंडियन एयरलाइंस है, अब जर्मनी की एयरलाइंस देखिए क्या है, उसका नाम है लुफ्थहांसा। लुफ्थहांसा किस लैंग्वेज का वर्ड है? लुप्तहंसा, ये जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है। आप देखेंगे कि जर्मनी में अभी 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज और 1200 संस्कृत स्कूल्स हैं अकेले जर्मनी में, जिसे आजकल की भाषा में कहें तो इंजीनियर्स जो है उसको इंजीनियरिंग हब कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजीनियर्स जो है वो मतलब जर्मनी से हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से, और फिर जैसे हमारे सामने एक और विषय आया था, जैसे यूनिवर्सिटी बताई आपने जर्मनी में? 12 संस्कृत यूनिवर्सिटीज और 1400 संस्कृत स्कूल हैं अकेले जर्मनी में। 1400 संस्कृत स्कूल हैं, हाँ, जिनमें मतलब संस्कृत पढ़ाई जाती है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में जो हमने पहला ही टॉपिक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उठाया था, वो पृथ्वी लोक भ्रमण विषय था, कि जो अर्थ का रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, हम उस बारे में पढ़ते हैं। वेदों में सबका पहले ही वर्णन है। देखिए, मैं एक सवाल मतलब अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहूंगी, बहुत सामान्य सी बुद्धि से भी कोई इंसान सोचेगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप सभी जो देख रहे हैं वो दर्शक भी मुझे एक बात बताएं कि अंग्रेजों ने जितने आविष्कार किए, आप अभी गूगल कर लीजिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड से जितने भी साइंटिस्ट हमें मिले वो कब से कब तक मिले हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो लेकर के 15वीं शताब्दी से 16वीं से लेकर के और 19वीं तक खत्म है। वहां से स्टार्टिंग, वहां पे एंडिंग। उससे पहले भी अंग्रेजों का क्या दिमाग काम नहीं किया था, या उसके बाद भी नहीं करा? ये सवाल है। मतलब सारी इन्वेंशन इतने कम टाइम में फटाफट। अब अपोलो जो मतलब 1 2 3 4 उसके बाद 11 तक गया, हाँ, चांद पे आदमी को भेज दिया। आप उसकी ड्यूरेशन चेक कीजिए, 1 महीने बाद अपोलो 1, 2 महीने बाद अपोलो 2, फिर अपोलो 3, आते ही चले गए। ऐसा क्यों? उनको बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं किसी इन्वेंशन को करने में। इतनी जल्दी कैसे? मतलब ये एक सवाल है जो मतलब हर किसी को सोचना चाहिए। और इसका मैं जो अनुमान लगा पाई, या अनुमान क्या है, इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। वास्तविकता है ये, थोड़ा सा खुल के अगर हम सोचेंगे तो हम इस बात को पकड़ सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी, इंग्लैंड एक ऐसा देश था, उसने सबको अपने कवर में कर रखा था। सब देशों को उसने अपनी जगह कॉलोनियल बना रखे थे। तो वो क्या है, सब देशों से गुलाम थे, ज्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज। तो उन देशों के पास जो भी अच्छा था वो ले लिया, वहाँ की बुक्स से ले लिया, वहाँ के लोगों से ले लिया, या फिर अभी इन्वेंशन हुआ उसके 1-2 साल बाद उसको अपने नाम से पेटेंट करवा दिया। जैसे अभी शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया कि 8 साल बाद, फिर उससे पहले तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया। मरकरी इंजन से वो एरोप्लेन बनाया गया था जिसका मरुत्सखा नाम था। मरकरी इंजन का इन्वेंशन तो अब जाके हुआ है 2012 में। इतने पहले 200 साल, लगभग 200 साल पहले हमने मरकरी इंजन को इन्वेंट कर लिया था। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से लेते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक उसका ऐसा है कि उसमें हम अगर चाहें तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? मतलब मैं इन सब चीज़ों को इसी उससे कह रही हूँ कि एक बार ये बात जरूर सोचनी चाहिए। जैसे अभी जितने भी टॉपिक हमने उठाए, एविएशन का टॉपिक था, ठीक है, उसमें भी एक मंत्र आता है कि उसका मन सो जवियान, कि जो एरोप्लेन हो वो मन से भी गतिमान हो सकता है।
कैसे मतलब जैसे उसमें सेंसर सिस्टम वो इतनी सेंसिटिव होती थी कि हम चाहें तो अपने जैसे आजकल थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टार्टिंग की जा रही है उसमें कि हम मतलब ब्रेन से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, हाथों से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पहले से हैं। मनसोच अभियान कह दिया कि मन की गति से हम उसको एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एआई के बारे में दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। हर एरोप्लेन्स के बारे में भी, सैटेलाइट्स तक भी हम आकाश में भेजें, उन सब चीज़ों के बारे में मतलब हाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मतलब जितने भी वेदों में बातें बताई जाएंगी वो फॉर्मूले के तौर पे होती हैं। उसके बाद में अगर गहन अध्ययन करना है तो फिर हमारे जो ऋषि मुनियों के व्याख्या ग्रंथ है उस मामले में। दृष्टि से मैं कल से ही बात कर रही हूँ और ये लड़की इतना ज्ञान की बातें कर रही है, इतने ज़्यादा कि चारों वेद पढ़ लिया। नहीं, हम अभी जो जैसे शास्त्री तक जब पढ़ते हैं तो हम सभी जितने हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी हैं, उन सबको कुछ कुछ अंगों में उनका परिचय लेकर के और कुछ कुछ हिस्सा उनका पढ़ते हैं ताकि हमें उसका एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें मतलब इन चीज़ों में मिलेगा क्या, ताकि और फिर उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी है ताकि फिर क्या होगा, जैसे हमने शास्त्री तक उन सबको पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ लिया, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, फिर उपनिषदें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, हम सारी उपनिषदें पढ़ते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं, वेदों का भाष्य, महर्षि दयानंद का जिनकी अभी हम ऋग्वेद आज भाष्य भूमिका की बात कर रहे थे उनका किया हुआ भाष्य पढ़ते हैं। अभी जिस मिलिट्री साइंस की बात चल रही थी 16वां अध्याय पूरा यजुर्वेद का हम पूरा वो अध्याय पढ़ते हैं कि हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब शास्त्री कंप्लीट हो गई उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि अब हम किस एक टॉपिक पे आचार्य करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक टॉपिक पे आचार्य, अगर मान लो किसी को इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो तो गुरुकुल के माध्यम से वो कैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकता है? ये जो आप चाहते हैं अगर आधुनिक रूप में इस बारे में बात करना तो देखिए एक बात है, सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कोई बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो MBBS डॉक्टर बन जाए तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि लाइन एकदम अलग है, स्ट्रीम एकदम अलग है। तो ठीक ऐसे ही हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अपने कुछ तो दिशाएं निश्चित होंगी। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी एक ही बंदे से कि वो सब दिशाओं में ही घूमे। लेकिन अगर मान लो इस पे सरकार ध्यान देती या फिर स्टडी कल्चर को उस तरीके से किया जाता, जैसे ये टॉपिक्स हैं इनके लिए स्पेशलाइज टीचर होते तो क्या बन अभी डॉक्टर की बात जैसे चल रही थी, अभी चिकित्सा शास्त्र पे हमने इतनी अच्छी व्याख्या पढ़ी, मतलब किसी का भी देख लीजिए आप, चरक सुश्रुत का इतना फादर ऑफ सर्जरी कह सकते हैं हम उन्हें, कैटरेक्ट का ऑपरेशन उस टाइम पे, मतलब और वो भी इतनी बारीक मतलब अगर मिले तो बन सकता है इंसान बिल्कुल। और यहाँ से जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर IPS ये सब गुरुकुल से निकल IPS IAS ये तो एक ऐसी फील्ड है इसमें हम जो भी अपना प्रॉपर कोई भी मेन सब्जेक्ट लेना चाहेंगे उसमें जा सकते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत से बच्चे गुरुकुल के करते भी हैं। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो आप चाहते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर गुरुकुल वाले बच्चे बन जाए तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक बात चल रही थी ना कि जो आजकल की मेडिकल साइंस है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो किस बारे में बात करती है कि कोई आदमी बीमार हो गया तो अब उसको ठीक कैसे करें। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आयुर्वेद है, वो कहता है कि नहीं, आदमी बीमार ही ना पड़े इस बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पे काम करता है। बिल्कुल, अगर फिर भी किसी एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल केस भी बहुत सारे होते हैं, फिर भी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी चिकित्सा करता है। ये आयुर्वेद का मतलब मेन मोटिव है। तो हम एलोपैथी से बेटर मतलब आयुर्वेद को ही मानते हैं। मान लो अगर किसी की टांग टूट गई तो वो आयुर्वेद पे तो वो नहीं कर पाएगा ना। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है, वर्णित है, बहुत अच्छे तरीके से है। वो बात अलग है कि जैसे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगी, कोई भी जिस बंदे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो कर सकता है, गुरुकुल का वो बंदा कर सकता है।